जो होना है चाहे कुंवारे मर जाना। लेकिन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करो। जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल ऑल इंस्पायर्ड में। प्रिय दोस्तों, हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो आपके लिए सिखाएगी कि अपनी जिंदगी में चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना और इनसे कदापि व्यवहार मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके चाहिए आई। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें। मैं और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं। वीडियो को स्किप करके आगे न बढ़ाएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे और भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता आया है। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा कि हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां, आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वह स्वार्थ के प्रतीक स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है कि प्यारी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं, जो आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं? तोता कहता है कि नहीं बहना है तो हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहता है कि ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी के सुनने के साथ साथ तुम्हारे लिए विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है, अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तो मैना कहती है ठीक है स्वामी, पहले हमारे लिए कहानी सुनाई और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वह तोता अपनी मैना रानी के लिए एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है कि हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों लोगों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि साथ ही साथ बड़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का लड़का था, राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। तो मित्रों, एक दिन की बात है कि तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार ने, जो राजा का लड़का था, उसने अपने दोस्तों से कहा है कि हे भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी के लिए उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाया है। दोस्तों, तब दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, जवाब दिया, भाई तुम तो अपनी ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सो गए, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना
और रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा। फिर आराम से घर पर चला आ रहा। दोस्तों, राजकुमार की बात को सुनकर के उसके दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वह सहमत हो जाता है। एक बात आपके लिए और बताएं, बनिया का लड़का जो था वह बहुत ही चालाक और चतुर था, लेकिन जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा, ये बिल्कुल भोले थे, नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए, दूसरा दिन होता है तो दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं। चलते चलते 3 दिन इनके लिए रास्ता में लगाई गई और 3 दिन के बाद में वह राजकुमार अपनी ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि मेरे भाई, यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ। सुबह जल्दी आज आ जाएगा। तोता कहता है कि है बहना, मैं राजकुमार। इतना कहने के बाद में अपनी ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल देते हैं। ढूंढते ढूंढते उनके लिए एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के गेट पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा था। उस बुढ़िया के पास में जाकर के कहने लगे कि हे माता, आप हमें सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सकें। दोस्तों, दोनों की बात को सुनकर कहे कि वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं जाकर के रात काटा जाए, लेकिन सराय में आप बिना रुके इस सराय में आप रात गुजारें। जवाब दिया, क्यों? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र है, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इस तरह से मैं बुढ़िया ज्योति साहूकार के लड़का था और बनिया के लड़का को समझा रही थी। तब तक क्या साहूकार का लड़का देखता है, उसकी नजर पहुंच जाती है कि एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर युवती थी, गेट के भीतर उस साहूकार के लड़का को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़का ने जब सुंदर युवती देखी तो वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात रुकने के लिए वह तैयार था। उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार रहा था। मित्रों, इधर बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं बाला आ रहा था। साहूकार का लड़का जो था वह कहता हुआ अपने दोस्त से चला गया, फिर दोस्त, मुझे कई जगह मिल जाए तो तू रोक लेगा और हम तो इसके साथ में रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में मैं साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए अंदर के लिए चला गया, जो सराय में एक हवलदार का रूप था। हवलदार का एक कमरा था, वह बहुत गहरा था, लंबा था। उस समय में वह सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जा रहा है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी समय कुछ समय में होने वाला था। इधर दोस्तों, वह तोता मैना से कहता है कि साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया और बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था और चतुरता व समझदार था। बनिया के लड़का ने रोका लेकिन वह नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास में फिर पहुंचता है और कहता है कि बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। करते हैं मित्रों।
तब बुढ़िया कहती है कि बेटा, जब तुम पूछ रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुल कर के बताओ। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी है, जिसके साथ में अंदर चला गया है, यह सुंदर युवती जो है एक वैश्या है और यह नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया है, तोता कहता है। मैना बनिया का लड़का यह सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, है बूढ़े माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। बुढ़िया कहती है कि बेटा, हम तुम्हें एक तलवार देते हैं। अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार था, चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता दा लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त के लिए जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। मित्रों, बुढ़िया तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा था उस बैरसिया के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में कोने में जाकर बैठ जाता है। इधर दोस्तों इंतजार करने लगता है कि कितने वक्त यह नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मार रहे हैं। इधर आधी रात का समय होने वाला था और तभी मैं सुंदर युवती जो नागिन थी अपना रूप बदलती है और रूप बदल करके उसके लिए काटने के लिए होती है, डसने के लिए होती है, तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया। उसकी कहानी खत्म हो गई। वह सुंदर युवती भी मरे, पर मन ही मन इस तरीका से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस नागिन के लिए, जो मरी हुई नागिन थी, पलंग के नीचे उसे रख दिया और छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता कहता है कि मैना में बनिया का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद में अपने दोस्त की जान बचाने के बाद मैं सराय से बाहर निकला लाया और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा है कि एक सुंदर स्त्री जो जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है। हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहाँ रह गई। दोस्तों, मैं बनिया का लड़का, जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, अपने दोस्त की जान बचाई थी। मैं सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और सोचता जा रहा है कि देखे यह कहाँ जाए। मैं स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और साधु के आश्रम पर साधु के पास में पहुंच गई थी। साधु से जाकर के उसने मुलाकात की और वह सारा बाजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। साधु से मिलने के बाद फिर सुंदर स्त्री कहने लगी। जब उसका जाने का समय हुआ तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आपसे आज आधी आज की मुलाकात हुई है। साधु कहने लगा, वह क्यों? क्योंकि जब आपने हमारे पति हमें बुलाने के लिए आ रहे हैं, हमारे घर पर ठहरे हुए हैं और कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगा। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा। दोस्तों, तब साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आते थे, लेकिन अब हमें धोखा देकर की जा रही है, अपने पति के साथ जा रही है। जवाब दिया, हाँ, मेरा पति हमारे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी भी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगा। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर के साधुओं को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्सा में उसकी नाक काट लेता है
और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसकी पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी हुई। इधर दोस्तों में बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था, यह नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत वह चल देता है और वहां से चला आता है और आगे चलकर के एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिप कर के भीतर बैठ गया। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो वह बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था और वहीं पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे देवी बाप, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं, अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए, हम न पकड़े जाएं, तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में दोस्तों बाइक चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक किया हुआ, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है, यानी एक मर्डर होने वाला है। हे प्रभु, ये हो क्या रहा है। दोस्तों में बनिया का लड़का विचार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने वाले। यह सोचकर के मैं मंदिर में बैठा था। इधर दोस्तों क्या हुआ, वह स्त्री तो थी जिसकी नार साधु ने काटी थी अपने घर पर पहुंची। उसने रोना धोना बंद कर दिया क्योंकि पीड़ा तो सता रही थी। फिर उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं न जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। क्यों न हम अपने पति को हंसा दें और यह कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। दोस्तों वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे इस पति ने हमारी नाक काटा था। दोस्तों घर वाले जो थे वो एकदम भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो राजकुमार था, जो राजा का आया था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां के राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वह सारा वृतांत जान करके उसको जेल में डाल जाता है। दोस्त तब तोता कहता है कि हे मैना रहा है। अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था उसने पूरा दिन इधर उधर बैठकर केक काटा और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर के मैं छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि चोर राजा की लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसको जरूर बचाऊंगा, उसकी हत्या नहीं होने देगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार को लेकर के छिप करके बैठ गया। इधर दोस्तों क्या हुआ, आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं कि देखिए देवी माँ ने हमारी कितनी देर सुन ली है, कितनी सुंदर कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी है। हम पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत बार बांटा है। इस तरीका की बात है। कुछ देर करते रहे, फिर उनमें से एक बोला कि देख भाई, अब इस लड़की को जल्दी ले जाया जाए और देवी माँ के सामने उसका सिर काट दे और इसकी बलि चढ़ा दे। तो दोस्तों और चोरों में से एक चोर जो था वह राजा की लड़की को पकड़ करके अंदर अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ मूर्ति थी वहां पर ले जाता है
और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर होता है तो बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था। उसने क्या किया कि चोर राजा की लड़की को नहीं काट पाया, उसका सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया। उससे पहले ही बनिया के लड़का ने उस चोर को मार डाला और चोर को मार करके उसकी लाश को एक साइड मंदिर में चला गया। इधर दोस्तों और चोरों में से एक चोर और कहता है कि देखिए भाई, वह हमारा साथी गया है, वह लौट करके नहीं आया। अरे तू जा जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं चढ़ा पाई। दोस्तों, तो ऐसे ही दूसरा चोर जो अपने साथी को देखने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीका से उस बनिया के लड़का ने जो जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा अच्छा था। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है। उसके बाद आता है मैं बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ आए। दोस्तों, मैं राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़का के साथ मैं चल देती है। इधर तोता कहता है कि है मैं राजा की जो लड़की थी, मैं बनिया के लड़का से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, तो बातों ही बातों में मैं उसके घर तक पहुंच गया। घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया के लड़का ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुमसे व्यवहार करें। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता था। तब राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको अभी फंसा दूंगी और जेल में दरबार बारबाल। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है कि बचाओ बचाओ, हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, इधर राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़का को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ करके ले जा रहा था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसलिए मैंने बचा लिया, अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो यह आपकी लड़की के साथ में इज्जत से खिलवाड़ कर ही थी। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़का को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वह दोस्त भी उसे मिल गया, लेकिन साल पार के लड़का को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि इसने एक वैश्या का सुंदर युवती का पद पा लिया है, इसलिए वह भी वहां मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और अगला दिन जब होता है तो वह राजा दरबार में तीनों के लिए बुलाता है, जो तीनों राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किए थे। उन तीनों दोस्तों के लिए बुला लिया है और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार किया जाता है। दरबार लगा हुआ था तो तोता कहता है कि हे मैना रानी, राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्या का वध किया था उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, तो यह बता कि तूने वैश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा।
अब दोस्तों, साहूकार के लड़का को कुछ मालूम ही नहीं था। जो राजा को बता देता उसे नहीं मालूम था, क्योंकि वैश्या का वध किसने किया, और वैश्या का वध साहूकार के लड़का ने तो किया नहीं था, जो उसे मार था। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप काहे को खड़ा है, बताते तूने वैश्या का वध क्यों किया था। दोस्तों, तब मैं साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, जो बनिया का लड़का था। वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, आप जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ नहीं मालूम है। इसने वैश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्या कब्र हमने लिया है। राजा कहने लगा, तू बता तूने क्यों किया है, बात क्या है। दोस्तों, मैं बनिया का लड़का कहता है कि हे महाराज, आज हम अपने दोस्त के साथ में, इसी साहूकार के लड़का के साथ में सराय में रुकने के लिए, एक रात गुजारने के लिए गए थे। एक बूढ़ी माँ ने मना किया था कि इसके अंदर ना रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना, और इसने सुंदर वैश्या को देखकर करके रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन है, और ये नागिन का रूप बना करके उसी को डस लेती है। तब मैं तलवार को लेकर अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए, जहां यह पलंग पर वैश्या के साथ में सोया हुआ था, वहीं एक कोने में जाकर के बैठ गया, और जैसे ही उस वैश्या नागिन ने रूप बदला और नागिन बनकर हमारे दोस्त को डसने के लिए हुई, मैंने तुरंत उसको मार डाला। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख। दोस्तों, सैनिकों को भेजा गया और वहां सैनिकों ने जाकर की वह नागिन मरी हुई पाई। आकर के सारी बात राजा को बताई कि बात सत्य है। तो दोस्तों, राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। अब दोस्तों, राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता था। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार के लड़का को बुलाता है। उसके बाद में दोस्त तो राजा जो था, जो राजा का लड़का राजकुमार था, उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा था। अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था नाक के बारे में कि नाक किसने काटी है। वो भी चुपचाप जा रहा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है, कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी थी। तब दोस्तों, बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, हवा का इसको भी नहीं मालूम है, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है, वो सारा वृतांत मैं आपको सुनाता था। दोस्तों, सारी बात उस बनिया के लड़का ने राजा को बताई कि ये साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई। मैं उसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, हमारा पति मुझे बुलाने के लिए आया है। ये सुनकर के उस साधु ने उसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया है महाराज। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूंगा। तब उस बनिया के लड़का ने कहा, महाराज, सैनिकों को भेजिए, जहां साधु का आश्रम है जाकर के देख लीजिए कि मैंने उस साधु का वध कर दिया है, उसे मार डाला। दोस्तों, सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि राजा, बात सत्य है। दोस्तों, तब राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वो भी बच जाता है। दोस्तों, फिर तोता कहता है कि हे मैना, अब आई बारी उसी बनिया के लड़का की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचा ली। राजा उस बनिया के लड़का से पूछता है कि तूने अपने दोस्तों बचा लिए, लेकिन अब तो बता कि तू हमारे लड़के को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ मैं दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था।
इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था? अब तू रह नहीं लेगा। दोस्त, तब बनिया का लड़का कहता है कि महाराज, हमारा ये आपकी लड़की जो है ना, इसलिए हमें गलत फंसाया आया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर को पकड़ करके ले गई थी। मैं उसी मंदिर में था। मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया था, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में जाता है तो मैंने उसको बार बार दूसरा आता है उसको भी मार दिया। इसी तरीका से जितने भी चोर थे मैंने सब मार दिए और मंदिर में ही पड़े पड़े हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेद करके देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी पड़ी थी। आकर के सारी बात सैनिकों ने राजा से कही कि राजा साहब, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की। मैं बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाए। जाता अश्वनी बाहर आ रहा चोरों से बचा करके, जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की हम पर आसक्त हो गई, प्रेम करने लगी और व्यवहार करने की जिद करने लगी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूँ। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उसे विभाग करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा कि महाराज, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कह करके तुम्हें जेल में डलवा देंगे। इसने वही किया। दोस्त, बनिया के लड़का की बात को सुनकर के राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है, और शर्म से जब चेहरा झुक गया तो उसने बनिया के लड़का को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाइए बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है, दोष स्त्री का है। मैं बनिया का लड़का जो था अपने 2 दोस्तों को बचा लेता है और स्वयं भी बच जाता है, और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, में तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया, इस तरीका से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है और कर बैठती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मान पाई हैं। दोस्तों, अपने प्रिय तोता की बात को सुनकर की मैना जो है वह चुपचाप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है कि हे मैना रानी, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विभाग बात करता है। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह है। पहली, वो जो पत्नी होकर के भी पराये पति से हित करे और पराये पति से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्या प्रवृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपनी हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को मार डालती है, उसे डस लेती है। तो ऐसी वैश्या प्रवृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे कदा विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और तोता बोला है मैना, तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए है, जो मरने के लिए जा रही हो, और उसकी अगर कोई जान बचा ले और उसी से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे
और वो उसे कभी करना चाहे, फिर उसको झूठा फंसा करके उसे मरवा डाले या उसे जेल में बंद करवा दें या उसे सजा दिलवा दें, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बचकर के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि कितने भक्त तुम्हारी जिंदगी को ले रहे थे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहानी हमको यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना, बचकर रहना है। कभी जिंदगी में फंसो भी नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। यही कहानी हमको यह सिखाता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी यह कहना है? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।